गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के पाठ्यक्रम अनुसार बीएससी पार्ट 2 के बॉटनी की जेनेटिक्स के टॉपिक मेंडेलियन इनहेरिटेंस का अध्ययन करेंगे। मेंडल का दूसरा नियम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहलाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझने के लिए पुष्पों के रंगों की ही आनुवांशिक समझते हैं। यदि प्रथम पीढ़ी में लाल पुष्प वाले और सफ़ेद पुष्प वाले पादपों का संकरण कराया गया तो F1 प्रथम संतति जनरेशन या F1 जनरेशन में हमें मात्र लाल पुष्प वाले पादप ही प्राप्त होते हैं। यह लॉ ऑफ डोमिनेंस के अनुसार रहा, पर मेंडल ने इन लाल पुष्प वाले पादपों में इन लाल पुष्प के पादपों का स्वपरागण करा करके F2 जनरेशन या द्वितीय संतति पीढ़ी प्राप्त की। यहाँ पर उसे लाल और सफ़ेद दोनों रंग के पादप प्राप्त हुए एवं इन पादपों का अनुपात 3:1 का था। इस प्रयोग से द्वितीय पीढ़ी में मेंडल को जब सफ़ेद पुष्प वाले पादप भी प्राप्त हुए तो इससे स्पष्ट हुआ कि F1 पीढ़ी में यद्यपि लाल लक्षण ही प्रकट हो रहा था, सफ़ेद लक्षण प्रकट नहीं हो रहा था, परंतु सफ़ेद लक्षण कहीं न कहीं छिपी हुई अवस्था में यहाँ पर था और अगली पीढ़ी में यह लक्षण स्पष्ट रूप से प्रकट हुआ। यहाँ ध्यान देने वाली बात थी कि यह सफ़ेद लक्षण किसी भी तरीके से लाल लक्षण से मिला नहीं। ना तो दोनों के बीच का रंग प्राप्त हुआ और ना ही किसी प्रकार का अन्य पैटर्न प्राप्त हुआ। इसका मतलब लाल और सफ़ेद लक्षण एक दूसरे से भिन्न भिन्न थे, परंतु प्रभावी होने के कारण लाल लक्षण ने सफ़ेद लक्षण को प्रकट नहीं होने दिया। लेकिन अगली संतति में ये दोनों लक्षण एक दूसरे से पृथक हो गए। पृथक होने का लक्षणों के पृथक होने के इसी नियम इसी तथ्य को लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के द्वारा दर्शाया जाता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे पृथक्करण का नियम भी कहते हैं। मेंडल ने क्रॉसिंग कराकर इन पादपों में F2 जनरेशन के पादपों में सेल्फिंग कराकर तृतीय जनरेशन भी प्राप्त करी। सेल्फिंग कराने पर उन्हें और भी अधिक रोचक निष्कर्ष प्राप्त हुए। उन्होंने पाया कि सफ़ेद पुष्प वाले पादप हमेशा सफ़ेद पुष्प वाले पादप से हमेशा सफ़ेद पुष्प वाले पादप ही प्राप्त होते हैं। उनसे कभी लाल पुष्प के पादप नहीं मिलते। अर्थात यह सफ़ेद पुष्प वाले पादप जो कि संतति का एक भाग बना रहे थे, 4 में से एक भाग बना रहे थे, ये अपने आप में बिल्कुल प्योर थे अपने पुष्प के लक्षण के लिए। परंतु लाल पुष्प वाले पादप जो कि संतति का 3/4 भाग बना रहे थे, इसमें 2 प्रकार के पादप प्राप्त हुए। एक तो ऐसे जो पीढ़ी दर पीढ़ी केवल लाल पुष्प ही के पादपों को देते हैं, और दूसरे ऐसे जिनसे कि लाल और सफ़ेद पुष्प वाले दोनों तरीके के पादप मिलते हैं। जिनसे पीढ़ी दर पीढ़ी लाल पुष्प के पादप भी प्राप्त हुए उन्हें प्योर रेड प्लांट्स कहा गया, लेकिन जिनसे लाल और सफ़ेद दोनों मिले उन्हें इम्प्योर रेड कहा गया। प्योर रेड और इम्प्योर रेड का रेशो 1:2 का था। अर्थात यहाँ का जो 3 का फिगर था यह 1:2 में डिवाइड किया जा सकता था। आंतरिक संरचना में ये पादप अलग अलग थे। ये लाल पुष्प के बाहर से देखने पर यद्यपि एक जैसे थे, परंतु अपनी आंतरिक संरचना में अलग अलग थे। अतः बाह्य संरचना के आधार पर जो अनुपात 3:1 का है, इसे फिनोटाइपिक रेशो कहा जाएगा। वह आंतरिक संरचना के आधार पर 1:2:1 का है, जिसे जीनोटाइपिक रेशो भी कहा जाता है। अपने इन प्रयोगों से मेंडल ने निष्कर्ष निकाले कि प्रत्येक जीव में लक्षणों का स्थानांतरण करने वाले विशेष कारक उपस्थित होते हैं। इन कारकों को मेंडल ने मर्कमल्स टर्म दी थी, या यही कारक आगे चलकर जीन्स कहलाए। हम सभी जानते हैं कि जीन्स विभिन्न लक्षणों का एक संतति से दूसरी संतति में स्थानांतरण करते हैं। यह जीन्स या फैक्टर्स प्रत्येक जीव में भिन्न भिन्न रूपों में होते हैं और जीन के यह रूप एलील्स कहलाए। एक जीव में अधिकतम
दो एलील्स हो सकते हैं। यह दो एलील्स किसी भी जीव में पाए जाने वाले एक लक्षण के दो एलील्स एक समान हो सकते हैं तथा ऐसी स्थिति को होमोजाइगस कंडीशन कहा जाता है। परंतु जीव में पाए जाने वाले एलील्स यदि अलग अलग प्रकार के हैं, तो एक ही लक्षण के एलील अलग अलग प्रकार के हैं, तो यह कंडीशन हेट्रोजाइगस कहलाती है। अर्थात कोई भी एक जीव लक्षण किसी एक लक्षण के लिए होमोजाइगस अथवा हेट्रोजाइगस हो सकता है। संतति अगली संतति के प्राप्त होने के समय यह जो एलील्स हैं ये एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं और किसी भी गैमीट में केवल एक ही फॉर्म या एक ही एलील उपस्थित होता है। अर्थात गैमीट में एक ही रूप हमेशा उपस्थित है, अर्थात गैमीट अपने लक्षण के लिए हमेशा प्योर होते हैं। इस कारण से लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहा जाता है। मेंडल ने इन जीन्स और एलील्स को विभिन्न अल्फ़ाबेट्स के द्वारा दर्शाया और आज भी हम जीन्स और एलील्स को अल्फ़ाबेट्स के द्वारा ही दर्शाते हैं। डोमिनेंट एलील को दर्शाने के लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग किया गया, जबकि रिसेसिव एलील को दर्शाने के लिए स्मॉल लेटर का प्रयोग किया। मेंडल ने पाया कि फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो बायनोमियल इक्वेशन को फॉलो करते हैं। फिनोटिपिक रेशो जो कि 3:1 का है वहीं जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 का प्राप्त होता है। इसे चेकरबोर्ड के द्वारा भी समझा जा सकता है। प्रथम जनरेशन में मेंडल ने लाल पुष्प वाले पादप होमोजाइगस पादप और सफ़ेद पुष्प वाले होमोजाइगस पादपों को आपस में क्रॉस कराया, तो प्रथम संतति पीढ़ी में सभी लाल पुष्प प्राप्त हुए, जो कि प्रभाविता के नियम के अनुसार था। यह पादप अपनी आंतरिक संरचना के अनुसार इनमें दो अलग अलग प्रकार के एलील्स थे, अतः यह हेट्रोजाइगस थे। दिखने में लाल थे, परंतु यह हेट्रोजाइगस लाल थे। अब इन पादपों से जब जीन्स सेल्फिंग कराई गई, तो जो गैमीट्स बने, उन गैमीट्स में से प्रत्येक गैमीट में एक एलील स्थानांतरित हुआ, जिस कारण से एक गैमीट में कैपिटल आर और दूसरे में स्मॉल आर एलील ही पहुंचा। ऐसा मेल प्लांट और फीमेल प्लांट दोनों में रहा। गैमीट्स का रैंडम कॉम्बिनेशन होने पर आंतरिक संरचना के आधार पर 3 तरीके के व बाह्य संरचना के आधार पर 2 तरीके के प्लांट प्राप्त हुए। बाह्य संरचना के आधार पर बात करें तो 3 भाग लाल पादपों का था, क्योंकि इन 3 भाग में कोई ना कोई डोमिनेंट आर एलील, कैपिटल आर एलील उपस्थित था, जिसके कारण ये लाल प्रकट हो रहे थे, लाल दिख रहे थे। परंतु आंतरिक संरचना में एक दूसरे से भिन्न थे। जहाँ एक भाग कैपिटल आर होमोजाइगस रेड था, वहीं 2 भाग हेट्रोजाइगस रेड या कैपिटल आर और स्मॉल आर वाला था। जबकि सफ़ेद पुष्प हमेशा होमोजाइगस रेसेसिव या स्मॉल आर वाले थे। अतः बाह्य संरचना के आधार पर या फिनोटिपिक रेशो के आधार पर 3:1 का रेशो व जेनोटिपिक संरचना के आधार पर 1:2:1 का रेशो प्राप्त हुआ। मेंडल का तीसरा नियम, जो कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाता है, यह डाईहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था। डाईहाइब्रिड क्रॉस जो कि 2 लक्षणों के अध्ययन से संबंधित हैं। यह 2 लक्षण सीड्स पर आधारित रहे। सीड्स का गोल व चिकना होना अथवा झुर्रीदार होना। दूसरा, सीड्स का कलर येलो या ग्रीन होना। मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके पहले ही पता लगाया कि सीड्स का राउंड होना रिंकल्ड होने वाले कैरेक्टर पर प्रभावी था, वहीं येलो गुण ग्रीन पर प्रभावी था। अतः दोनों लक्षणों के लिए प्रभावी प्लांट कैपिटल होमोजाइगस प्रभावी प्लांट कैपिटल आर कैपिटल वाई से दर्शाया गया, व
होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट स्मॉल आर और स्मॉल वाई से दर्शाया गया। दोनों प्लांट्स के क्रॉस से जो फर्स्ट जनरेशन प्राप्त हुई वह दोनों लक्षणों के लिए हेट्रोजाइगस थी, अर्थात लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर प्रकट कर रही थी। अतः यह राउंड और सभी पादप यहाँ पे राउंड और येलो सीड्स वाले थे, परंतु यह दोनों लक्षणों के लिए हेट्रोजाइगस थे। इन पादपों से अगली F2 संतति मेंडल ने जब प्राप्त करी तो उसमें पेरेंट जनरेशन के कॉम्बिनेशन से अलग नए कॉम्बिनेशंस भी उसे मिले, जहाँ पेरेंट जनरेशन में राउंड सीड्स येलो कलर के साथ में, राउंड सीड्स के राउंड होने का कैरेक्टर येलो के साथ में था, वह रिंकल्ड होने का कैरेक्टर ग्रीन के साथ में था। वहीं संतति में F2 जनरेशन में राउंड होने का कैरेक्टर ग्रीन कलर के साथ व रिंकल्ड होने का कैरेक्टर येलो कलर के साथ में भी था। अतः यहाँ दो नए कॉम्बिनेशन उसे प्राप्त हुए और कुल मिलाकर के 4 प्रकार के सीड्स उसे मिले। यह 4 प्रकार के सीड राउंड एंड येलो, राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड ग्रीन 9:3:3:1 के अनुपात में से प्राप्त हुए। बाह्य संरचना के आधार पर यह रेशो प्राप्त हुआ। यह रेशो अगेन बायनोमियल इक्वेशन को फॉलो कर रहा था। 3:1 और 3:1 के रेशो का को 2 बार देखें तो यह 9:3:3:1 का प्राप्त होता है। और वास्तव में यहाँ पर राउंड सीड्स का भाग को देखें, 9 भाग राउंड का यहाँ और 3 भाग यहाँ, टोटल 12 होता है। वहीं रिंकल का देखें तो 3 भाग यहाँ और 1 भाग यहाँ, 4 है। मतलब सीड के टेक्सचर के हिसाब से 12:4 का रेशो 3:1 हो गया। इसी प्रकार सीड के कलर को देखें तो 9 भाग येलो का और 3 भाग यहाँ येलो का 12। इसी प्रकार ग्रीन कलर 3 भाग यहाँ पर और 1 भाग यहाँ पर, अगेन 12:4 अर्थात 3:1 है। तो यह रेशो 9:3:3:1 का प्राप्त हुआ। इससे मेंडल ने निष्कर्ष निकाला कि यहाँ सीड का टेक्सचर और सीड का कलर दो भिन्न भिन्न कैरेक्टर हैं, जो एक दूसरे के साथ बंधे हुए नहीं रहते, लेकिन अगली पीढ़ी में अपना फ्रीली एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अपने एलील्स के साथ अपना सेग्रीगेशन स्वतंत्र रूप से करते हैं। इस लक्षणों के इस प्रकार के स्थानांतरण को इस कारण से स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी कहा गया। जीनोटाइपिक रेशो की भी बात करें तो जब F3 जनरेशन मेंडल ने प्राप्त करी तो उसे ज्ञात हुआ कि F2 जनरेशन के जो प्लांट्स थे वो अपनी आंतरिक संरचना में भी 1:2:1:2:4:2:1:2:1 में पृथक किए जा सकते थे, जो कि वास्तव में 1:2:1 और 1:2:1 का कॉम्बिनेशन था। इसे हम चेकर बोर्ड के माध्यम से भी समझ सकते हैं। F1 जनरेशन के प्लांट्स हेट्रोजाइगस राउंड एंड येलो थे और इस कारण से इनसे 4 प्रकार के गैमीट्स प्राप्त हुए। कैपिटल R कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y r स्मॉल y। पेरेंट जनरेशन की बात करें तो कैपिटल R कैपिटल Y के साथ में था और स्मॉल r स्मॉल y के साथ, दोनों के रेसेसिव गुण एक साथ थे, डोमिनेंट एक साथ। और यहाँ पर देखा जाए तो एक कैरेक्टर का डोमिनेंट दूसरे के रेसेसिव के साथ और पहले का रेसेसिव कैरेक्टर दूसरे के डोमिनेंट के साथ आया है, अर्थात गैमीट्स में ही गुणों का इंडिपेंडेंटली असॉर्टमेंट हो गया। दोनों गुण अपने आप अलग अलग अपने आप फ्रीली सेग्रीगेट हुए हैं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हुए हैं और इन्होंने अपने आप में सेग्रीगेशन के नियम को फॉलो करा है। यहाँ मेल और फीमेल दोनों ही प्लांट्स में 4 प्रकार के गैमेट्स मिलते हैं और इस कारण से कुल 16 प्रकार के कॉम्बिनेशन प्राप्त होते हैं। इन 16 कॉम्बिनेशन में से 9 कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जिनमें दोनों ही गुणों के एलील डोमिनेंट हैं। इस कारण से इन 9 प्लांट्स के 9 भाग में दोनों ही लक्षण डोमिनेंट मिलेंगे, अर्थात सीड्स राउंड एंड येलो हैं। इसके अलावा
3 भाग ऐसे प्लांट्स का प्राप्त हुआ है जो कि टोटली नया है। राउंड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन यहाँ जो 3 प्लांट्स में 3 भाग में प्राप्त हुआ है, यह पेरेंट जनरेशन में नहीं था, यह 3 भाग बनाता है। इसी प्रकार रिंकल्ड और येलो सीड्स वाला भी 3 भाग पेरेंट जनरेशन में नहीं था, और एक भाग ऐसा है जो कि रिंकल्ड और ग्रीन सीड्स का है जो कि पेरेंट जनरेशन में था। अर्थात 9:3:3:1 का रेशो यहाँ पर प्राप्त होता है। इस प्रकार मेंडल ने विभिन्न प्रकार के प्रयोग करे और उसके आधार पर अलग अलग निष्कर्ष निकाले। यह निष्कर्ष वर्तमान में मेंडल के 3 नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के नाम से जाने जाते हैं और आज भी आनुवंशिकता की मुख्य आधारशिला हैं। थैंक यू वेरी मच।